All right, we're going across now to Bangalore, where I'm told that Arvind Kejriwal is on stage. Remember, he's expected to go toe-to-toe with Narendra Modi in Varanasi. मैं हिंदी में बात करूंगा, लेकिन मेरे बाद कोई साथी उसको कन्नड़ में संक्षिप्त में समरी बना के आपको बताएंगे। मैं अभी जनवरी और फरवरी में 49 दिन तक दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद मैं देश में घूमने के लिए निकला। पहले हरियाणा गया। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। देखा कि लोग कांग्रेस से बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत गुस्सा है। कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया हुआ है और लोग बदलना चाहते हैं उस सरकार को। हरियाणा में उसके पहले चौटाला की सरकार थी, जो कि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की सरकार थी। तो लोग चौटाला से भी दुखी हैं, वहां पे लोग बीजेपी से भी दुखी हैं, लोग कांग्रेस से भी दुखी हैं। फिर मैं उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में देखा कि लोग मायावती से दुखी थे, तो उन्होंने बदल के अखिलेश यादव की सरकार बना दी। अखिलेश यादव की सरकार को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए और वहां पे 2 साल में 102 दंगे हो चुके हैं अभी तक हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो लोग मायावती से दुखी हैं, लोग अखिलेश यादव से दुखी हैं, लोग बीजेपी से दुखी हैं, लोग कांग्रेस से दुखी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर मैं महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी लोग कांग्रेस से दुखी हैं और वहां भी लोग बदलना चाहते हैं। लोग एनसीपी से दुखी हैं, शिवसेना से दुखी हैं, मनसे से दुखी हैं, बीजेपी से दुखी हैं। अब मैं कर्नाटका में आया, कल से परसों से कर्नाटका में हूं। तो लोग यहां पे बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से दोनों से दुखी हैं यहां पे भी कर्नाटका के लोग। लेकिन एक चीज हुई दोस्तों, 49 दिन की सरकार के बाद अभी भी अगर आप दिल्ली में चले जाएं और एक आम आदमी से वहां बात करें, तो वो कहेंगे सर वो सरकार बहुत अच्छी थी, दोबारा चुनाव होंगे तो हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। कर्नाटका में मैं कल पूरा दिन मैंने रोड शो किया। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और एक लड़का मुझे ये पर्चा दे गया। इसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट है। मैं एक एक करके पढ़ के सुनाऊंगा, आप बताना इसमें ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। कभी ये फिर मेरे ऊपर इन्होंने ढेर सारे डिफेमेशन के केस किए हुए हैं। ये फिर 6 केस और लग जाएंगे आज मेरे ऊपर। यहां पे अभी कांग्रेस की सरकार है, इसके पहले यहां पे बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का नाम क्या था? ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं। येडियुरप्पा। येडियुरप्पा के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचारों के आरोप है। मुख्यमंत्री था बीजेपी का, बीजेपी ने निकाल दिया। अब पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने उसको वापस ले लिया। लोग बता रहे हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो येडियुरप्पा हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे। उसके बाद इस लिस्ट में है कृष्णैया शेट्टी। वो भी भ्रष्टाचारी थे क्या? इसमें लिखा है कि उनके खिलाफ सीबीआई और लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के केसेस पेंडिंग है। उसके बाद इसमें लिखा है हड़ताल हलप्पा, उनके खिलाफ बलात्कार के चार्जेस है। ठीक है क्या? उसके बाद जनार्दन रेड्डी, द फेमस जनार्दन रेड्डी, उनके एक साथी है जनार्दन रेड्डी के पार्टनर बीएस श्रीरामुलु। श्रीरामुलु को भी मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरी है, श्रीरामुलु को भी उन्होंने अभी टिकट दिया है।
लोग बताते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो श्री रामुलु माइनिंग मिनिस्टर होंगे। उसके बाद इसमें लिखा है आनंद सिंह, इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। कट्टा सुब्रमण्यम नायडू, लैंड स्कैम। उसके बाद इसमें लिखा है कि 3 मंत्री पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़े गए थे। पोर्नोग्राफी, मंत्री पोर्नोग्राफी देख रहे थे असेंबली के अंदर। और अभी तक सुना है कि मोदी जी ने उनको निकाला नहीं अपनी पार्टी में, उनको शायद विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट देंगे वहां पे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। डीवी सदानंद गौड़ा। तो दोस्तों, ये कुछ मंत्रियों की लिस्ट थी जो पिछली बीजेपी के सरकार में, जब कर्नाटका में सरकार थी तो उसमें ये सब लोग मंत्री थे। कर्नाटका के लोग तंग आ गए, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे। कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी कि अब उन्होंने डीके शिव कुमार को अपना मंत्री बना लिया है। डीके शिव कुमार के ऊपर लैंड डिनोटिफिकेशन का स्कैम का केस है। इलीगल आयरन और एक्सपोर्ट के, यहां पे लगता है आयरन और तो सारे एक्सपोर्ट करते हैं, जो मंत्री बन जाए वो आयरन और तो एक्सपोर्ट करता ही करता है और लैंड डिनोटिफिकेशन तो करता ही है। अभी अभी मेरे पास एक लेटर आया जिसमें लिखा है कि टीवी9 के जर्नलिस्ट्स को मिस्टर शिव कुमार के गुंडों ने अभी 2-3 दिन पहले बंदी बना के उनके ऊपर अटैक किया। उसमें एक फीमेल जर्नलिस्ट थी, उसको मोलेस्ट किया गया। 2 दिन चलाएगा। अगर ऐसे ऐसे मंत्री इस सरकार के अंदर बैठे हैं तो ये क्या भ्रष्टाचार दूर करेंगे और क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? मैं उन टीवी9 के जर्नलिस्ट को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल आपके साथ है और आम आदमी पार्टी कर्नाटका की यूनिट की तरफ से, आम आदमी पार्टी कर्नाटका की यूनिट की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर देश की मीडिया को इंडिपेंडेंट रखने के लिए जो मर्जी करना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। सुबह से क्या कर रहे हैं? उसके बाद मुझे पता चला कि कांग्रेस की सरकार ने रोशन बेग को भी रख लिया अपने मंत्रिमंडल को। मैं ये सोच रहा था बैठ के कि आप लोग बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान हुए तो आपने कांग्रेस को दे दिया वोट। अब ये कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचारियों को अपने कैबिनेट के अंदर रख लिया। अब कहां जाएंगे हम लोग? दोस्तों, सारे देश के अंदर जहां भी मैं जा रहा हूं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, जहां कहीं चले जाइए, चारों तरफ लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से तंग आ चुके हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोग अब पार्टी बदलना नहीं चाहते। लोग ईमानदार राजनीति चाहते हैं। आज तक लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब एक ईमानदार पार्टी इस देश के लोगों ने मिलकर बनाई है, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी आज इस देश को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने की बात करती है, ईमानदार राजनीति देने की बात करती है। पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में इतने घोटाले किए, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, IPL घोटाला, एयरपोर्ट घोटाला, पावर सेक्टर में घोटाले। जहां उंगली रख दीजिए उस उंगली के नीचे 1000 घोटाले दिखाई देते हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जाते थे। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, लोग मन बना चुके हैं। इस बार कांग्रेस को मजा चखाना है, इस बार कांग्रेस को खत्म करना है। लोगों में शर्त लग रही है। कोई कहता है कांग्रेस की 100 से भी कम सीट आएंगी,
कोई कहता है 50 से भी कम सीट आएंगी, कोई कहता है 25 से भी कम सीट आएंगी। लेकिन इसका विकल्प क्या है? पिछले 1 साल से इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यूपीए की सरकार को हटाना है और उनकी जगह नरेंद्र मोदी जी को लाना है। ऐसा कुछ मीडिया के चैनल और कुछ लोग ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गुजरात के अंदर बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। मैंने कई लोगों से पूछा, कहते हैं जी गुजरात में बड़ा विकास हुआ। कल भी रात को फंड रेजिंग डिनर के अंदर मैंने बात की, कुछ लोग कहते हैं जी गुजरात में बहुत विकास हुआ। मैंने पूछा आप गुजरात गए थे? बोले नहीं हम गुजरात नहीं गए। तो मैंने पूछा कैसे पता चला गुजरात में विकास हुआ? कहते मीडिया से पता चला। तो पिछले 1 साल से मीडिया यह दिखा रहा है कि गुजरात में बहुत विकास हुआ, गुजरात में बहुत विकास हुआ, और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश में भी उतना ही विकास करेंगे जितना उन्होंने गुजरात के अंदर विकास किया। दोस्तों मेरे भी मन में थोड़ा सा ख्याल आया, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, अभी 2 महीने बाद दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे और हमें पूरी उम्मीद है, और हमें नहीं दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली में भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो मैंने सोचा जब दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, तो थोड़ा सा सीख के आते हैं कि गुजरात में कैसा विकास हुआ। हम भी वहां से सीख के दिल्ली के अंदर उसको लागू करेंगे। अच्छी चीज तो सीखनी चाहिए, चारों तरफ से सीखनी चाहिए। तो मैं भी सीखने के लिए 10 दिन पहले गुजरात गया। जब मैं गया था तो मुझे जेन्युइनली ये लगता था कि गुजरात में ठीक है कुछ ग्रे एरियाज होंगे, लेकिन काफी विकास हुआ होगा। मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ और ऑब्जेक्टिवली चीजों को समझने के लिए गया था, लेकिन वहां जाके जो कुछ मैंने देखा वो बहुत ही शॉकिंग था। वहां पे मैंने देखा मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अभी भी चारों तरफ दिल्ली में और देश भर में बोर्ड लगे हुए हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी और देश से भ्रष्टाचार मिटाएगी। दोस्तों गुजरात के अंदर मैं अकेला नहीं गया था, अभी 26 के 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारी ढेर सारी टीम्स गई थी। हम कई गांवों के अंदर गए थे और जो हमने देखा वहां पे ढेरों लोगों से हमने बातचीत की। गुजरात में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है, सरकार में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिला, कहता भाई साहब मैंने 3 साल पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था इंडस्ट्री के लिए, अभी 4 दिन पहले मैं पैसे देकर लाइसेंस लेके आया हूं। इंदिरा आवास योजना का अगर आपको मकान लेना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर आपको तलाटी की नौकरी लेनी हो तो 10 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी लेनी हो तो 33 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपको डीवाईएसपी की ट्रांसफर करवानी हो तो 2.25 करोड़ रुपए लगते हैं। हर चीज के दाम फिक्स्ड हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सरकार है। पैसे दो और अपना काम करवाओ। मैं मन में सोच रहा था इस तरह से मोदी जी ने गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया, और जब वो देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए बन गए, खुदा ना खास्ता प्रधानमंत्री बन गए, तो इसी तरह से पूरे देश के अंदर हर चीज के दाम फिक्स हो जाएंगे। मोदी जी की अपनी कैबिनेट के अंदर एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी मंत्री बैठे हुए हैं। बाबू भाई बोखरिया को 3 साल की माइनिंग स्कैम के अंदर भ्रष्टाचार में, माइनिंग के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए कोर्ट से 3 साल की सजा हो चुकी है, बेल मिली हुई है, जेल हो चुकी है, और अभी भी वो मंत्री हैं। क्या मजबूरी है मोदी जी की? उसको निकाल क्यों नहीं देते? क्या इतने सारे गुजरातियों में, इतने सारे गुजरातियों के अंदर उनको अपना एक मंत्री बनाने लायक आदमी भी नहीं मिला? एक मंत्री बनाने लायक आदमी भी नहीं मिला। पुरुषोत्तम सोलंकी के ऊपर 450 करोड़ रुपए का मछली घोटाले का केस चल रहा है।
क्या मजबूरी है मोदी जी की कि उन्होंने उसको अपने मंत्रिमंडल के अंदर रखा हुआ है? ऐसे ऐसे लोगों को अगर मंत्रिमंडल के अंदर रखा हुआ है तो मैं सोच रहा था कि कल को अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका कैसा होगा कैबिनेट। अमित शाह उनके होम मिनिस्टर होंगे। अमित शाह वो शख्स है जो एक औरत की जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। उस औरत के पीछे उन्होंने अपनी गुजरात सरकार की पुलिस लगा दी थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर अमित शाह देश के होम मिनिस्टर बन गए तो इस देश की किस किस औरत के ऊपर जासूसी की जाएगी, भगवान ही मालिक। येडियुरप्पा इस देश के टेलीकॉम मिनिस्टर होंगे। श्री रामुलु इस देश के माइनिंग मिनिस्टर होंगे। तो दोस्तों, आज मनमोहन सिंह की सरकार में ए राजा है, कपिल सिब्बल है, शरद पवार है, और वही सरकार बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे, पार्टी बदल जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी वैसे की वैसे दुखी रहेगी। हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली, केवल पार्टियां बदलने वाली हैं दोस्तों। फिर मैंने गुजरात में हम लोगों ने किसानों से बातचीत की तो किसानों ने हमें बताया, गुजरात के किसान दोस्तों खून के आंसू बहा रहे हैं। गुजरात में किसानों ने हमें बताया कि उनकी जमीनें छीन छीन के अडानी और अंबानी को दी जा रही हैं। एक गांव के अंदर मैं गया, वहां पे एक किसान ने बताया कि जी मेरी 7.5 एकड़ जमीन होती थी, पहले गुंडे आए, फिर पुलिस आई, 5 साल पहले मेरी जमीन छीन ली, मेरे को आज तक 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया। मैं दूसरे गांव में गया, वहां के किसानों ने बताया कि हमारी जमीन का 50 लाख एकड़ रुपए का दाम था, मार्केट प्राइस 50 लाख रुपए पर एकड़ था। सरकार ने हमसे जमीन 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से छीन ली है। वहां भी लोग खून के आंसू बहा रहे थे। यही काम तो रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा में करते हैं और यही काम मोदी जी गुजरात के अंदर करते हैं। फिर रॉन्डर और मोदी जी के अंदर दोनों में क्या फर्क हुआ? रॉबर्ट वाड्रा भी किसानों की जमीनें छीन छीन के बेचते हैं, कांग्रेस भी किसानों की जमीनें छीन छीन के बेचती है, और मोदी जी भी किसानों की जमीनें छीन छीन के बेचते हैं। इन किसानों को उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया और वही जमीन उन्होंने अडानी को 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से दी है, 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स द ओल्ड स्टाइल क्रोनी कैपिटलिस्ट्स ऑफ दिस कंट्री। फिर किसानों ने हमें बताया कि मोदी जी के आने के पहले हमें कई चीजों पे सब्सिडी मिला करती थी। हम ट्रैक्टर खरीदते थे, हमें सब्सिडी मिलती थी। हम थ्रेशर खरीदते थे, हमें सब्सिडी मिलती थी। मोदी जी ने आने के बाद वो सारी सब्सिडी बंद कर दी। किसानों को अपनी फसल के पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए जब से मोदी जी आए तब से लेके आज तक 800 किसान गुजरात के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और मोदी जी कहते हैं उन्होंने बहुत बढ़िया खेती का विकास किया। मैं देख रहा था एनडीटीवी के ऊपर एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, उसमें एक किसान से पूछा गया, उत्तर प्रदेश के अंदर एक पत्रकार ट्रेन के डिब्बे में घुसा, उसने एक व्यक्ति से पूछा भैया किसको वोट दोगे उत्तर प्रदेश के अंदर? वो व्यक्ति कहता है जी नरेंद्र मोदी को। उन्होंने पूछा क्यों? बोले जी नरेंद्र मोदी किसानों के मसीहा है, मैं किसान हूं। ये झूठ फैलाया जा रहा है दोस्तों। अगर देश के किसानों को पता चल जाए कि गुजरात के अंदर किसान खून के आंसू बहा रहे हैं, अगर देश के किसानों को पता चल जाए कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी और अडानी को दे दी है, इस देश का एक भी किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देगा। एक भी किसान नरेंद्र मोदी। तो मीडिया ने ऐसा झूठ क्यों बताया? मीडिया ने गुजरात के बारे में झूठ लोगों को क्यों बताया? ये एक मन में प्रश्न उठता है दोस्तों, कल मैं फंड रेजर में था, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहता देखिए सर आप अगर सारी स्टेटिस्टिक्स देखें तो गुजरात में कितना विकास हुआ। मैंने कहा बताइए क्या विकास हुआ? कहते देखिए एग्रीकल्चर में 11% ग्रोथ रेट हुआ। ये मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं, मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि एग्रीकल्चर का 11% ग्रोथ रेट हुआ। दोस्तों आप गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाइए, 2006 कोई भी साल ले लीजिए आप, और उस साल का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देखिए और 2012-13 का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखिए। हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि पिछले 5 सालों के अंदर
there has been a negative agricultural growth rate of -1.18%. सफेद झूठ बोलते हैं मोदी जी, खुलेआम झूठ बोलते हैं मोदी जी, और मीडिया वाले उसको दिखाते हैं, मीडिया वाले उसको क्वेश्चन नहीं करते। मैं अगर कुछ बोल दूं, मेरे ऊपर अरविंद ने 2 बेडरूम का मकान ले लिया, 3 बेडरूम का मकान ले लिया, 4 बेडरूम का मकान ले लिया। मैंने एक बारी कहा सारे मीडिया वाले बैठ जाओ, एक बारी डिसाइड कर लो, जितने बेडरूम का कहोगे उतने का ले लूंगा मैं। 2 का कहोगे 2 का ले लूंगा, 3 का कहोगे 3। अरे वहां तो दिखा दो कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे नहीं दिखाते। गुजरात की सच्चाई नहीं दिखाते। तो पूछने का मन तो करता है मीडिया वालों से कि भाई गुजरात के बारे में आज तक पिछले 1 साल से झूठ क्यों बताया गया, पिछले 1 साल से झूठ का प्रोपेगेंडा गुजरात का क्यों किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी भी 1 महीना बाकी है चुनाव का। क्या मीडिया वाले आज से गुजरात की सच्चाई दिखाने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों इंडस्ट्रीज, कहा जाता है कि मोदी जी इंडस्ट्रीज का बहुत विकास हुआ वहां पे। गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, पिछले 10 साल के अंदर 60,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लोज डाउन इन गुजरात। 60,000 स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन क्लोज डाउन इन गुजरात। सो व्हाट इज द गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है कि किसानों की जमीन छीन लो, अंबानी और अडानी को दे दो, सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो। अब इस देश को केवल 4 या 5 परिवार चलाएंगे, अंबानी, अडानी, टाटा और 3-4 और परिवार हैं, बस वो परिवार इस देश को चलाएंगे। ये मोदी जी का गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप देश को भी अंबानी और अडानी को देना चाहते हैं? तो मन में ढेर सारे प्रश्न उठे। जब मैं गुजरात गया तो आखिरी दिन मैंने सोचा मोदी जी से मिलके आते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी लिया था, मैंने सोचा कि देखेंगे, अगर मोदी जी फ्री होंगे तो मिल लेंगे, नहीं फ्री होंगे तो मैं उनसे टाइम ले लूंगा। तो मैं चल पड़ा। उनके घर से 5 किलोमीटर पहले मुझे 1000 पुलिस वालों ने रोक लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। मैंने कहा अगर अपॉइंटमेंट जिसके पास नहीं हो उसको 5 किलोमीटर पहले पुलिस रोकती है क्या? भाई मैं भी मुख्यमंत्री था, चाहे 49 दिन का ही था तो मुख्यमंत्री। मैं भी एक्स चीफ मिनिस्टर था। अगर एक्स चीफ मिनिस्टर किसी राज्य के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहता है तो क्या उसको 5 किलोमीटर दूर 1000 पुलिस वालों को रोकना चाहिए? मैंने सोचा यार मोदी जी अगर एक बार ही बुला लेते, बैठ के चाय पिला देते, कहते केजरीवाल जी अभी बहुत बिजी हूं मैं, चुनाव के बाद बात करेंगे, तो एक इंसानियत, एक सभ्यता नजर आती है। मैं भी मुख्यमंत्री था, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे मिलने के लिए बिना अपॉइंटमेंट के। अगर टाइम होता तो मिल लेता था, अगर टाइम नहीं होता तो मेरे वेटिंग रूम के अंदर लोग उनको चाय पिला के बैठ कह देते थे। मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया कि 5 किलोमीटर दूर उनको पुलिस वाले भेज के रुकवा दूं। इतना क्यों डरते हैं मोदी जी मेरे से? मेरे पास तो बंदूक भी नहीं थी, मेरे पास तो डंडा भी नहीं था। 1000 पुलिस वाले भेज दिए उन्होंने। इतना क्यों डरते हैं मोदी जी? और बात क्यों नहीं करते मोदी जी? बात करें लोगों के साथ। हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतर जाते हैं, भाषण देते हैं और फिर चले जाते हैं। यही हाल राहुल गांधी का है। हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतर जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। इनको बताना पड़ेगा भाई साहब 1947 में ये देश आजाद हो गया था, राजा महाराजा खत्म हो गए थे, अब जनता से बात करनी पड़ेगी आपको। जनता कहती है राहुल जी बैठो हमारे साथ, बातचीत करो, चाय पियो हमारे साथ। मोदी जी से कहते हैं भाई साहब बैठो जरा सा, हमारे प्रश्न है, प्रश्नों के जवाब तो दो। ये हेलीकॉप्टर वाली राजनीति नहीं चलेगी, अब ये देश आजाद हो गया है। जनता बात करना चाहती है।
मीडिया वाले बात करना चाहते हैं, इंटरव्यू करना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते, जवाब ही नहीं देते किसी चीज के। तो ये जनतंत्र तो नहीं चलेगा जी, इसको तो बदलना पड़ेगा। फिर दोस्तों, मैं अभी दिल्ली का जब मुख्यमंत्री था, एक दिन मेरे पास इस देश के बड़े बड़े गणमान्य लोग आए। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। उस लेटर के साथ उन्होंने कुछ कागज दिए। जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरा माथा ठनक गया। उन कागजों के हिसाब से 1 अप्रैल से इस देश के अंदर भारी महंगाई होने वाली है। इस देश के अंदर सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। गेहूं महंगी हो जाएगी, चावल महंगे हो जाएंगे, दाल महंगी हो जाएगी, फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, बिजली महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर कुछ गैस के कुएं हैं। ये गैस और पेट्रोल जमीन से निकलता है। हमारे देश में गैस के और पेट्रोल के कुएं हैं। सन 2000 में बीजेपी की सरकार ने हमारे गैस के कुछ कुएं उठा के मुकेश अंबानी जी को दे दिए कि आप इसमें से गैस निकालो और केंद्र सरकार को बेचो। मुकेश अंबानी को उन्होंने क्यों दिए गैस के कुएं? जरूर कुछ ना कुछ तो पैसे लिए होंगे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने सोचा हम क्यों पीछे रहें, उन्होंने पैसे कमाए, हम भी कमाएंगे। गैस के कुएं से गैस निकालने की कीमत $1 पर यूनिट से भी कम आती है। कांग्रेस की सरकार ने आके उसकी कीमत कर दी $4 पर यूनिट। मुकेश अंबानी को उन्होंने $4 पर यूनिट देना चालू कर दिया। $1 की कॉस्ट है। अरे भैया, प्रॉफिट 10% ले लो, 20% ले लो, 50% ले लो, 100% ले लो, 400% प्रॉफिट। $1 के $4 कर दिए। और अभी कर्नाटका के वीरप्पा मोइली ने चुनाव के कुछ दिन पहले बदमाशी करके उस गैस के दाम $8 कर दिए। $1 की चीज के $8। 1 अप्रैल से इस गैस के दाम $8 होने वाले हैं। ये गैस फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। अगर ये गैस महंगी हो गई तो फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा। फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो खाने की सारी चीजें महंगी हो जाएगी। ये गैस बिजली बनाने के काम आती है। अगर ये गैस के दाम दुगने हो गए तो बिजली के दाम भी लगभग दुगने हो जाएंगे। ये गैस सीएनजी में इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर 1 अप्रैल से गैस के दाम बढ़ते हैं तो मई जून तक आपको इस महंगाई का पता चलने लगेगा। देश की सारी चीजें बहुत भारी महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव के जस्ट पहले इसके गैस के दाम मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिए। क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है अब दोबारा हमें तो आना नहीं है, जाने से पहले जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ करेंगे। मैंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा, मोदी जी, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आप मुकेश अंबानी जी को $1 दोगे कि $2 दोगे कि $4 दोगे कि $8 दोगे? जनता आपसे जानना चाहती है कि इस गैस का क्या दाम दोगे। 1 महीना हो गया, उनका कोई जवाब नहीं आया। अभी जब मैं गुजरात गया तो मुझे पता चला उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। जब मैं अभी गुजरात गया तो गुजरात गवर्नमेंट का एक बहुत सीनियर ऑफिसर मुझसे मिलने आया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इस गैस के दाम $8 नहीं $16 होने चाहिए। होड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है इन लोगों के बीच में। कौन मुकेश अंबानी की ज्यादा चमची मारता है, दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है। बीजेपी ज्यादा बड़ी चमची मारती है कि मोदी जी ज्यादा बड़ी चमची? वो कह रहे हैं $8 होना चाहिए, वो कहते हैं $16 होना है। $1 की चीज के $16 देना चाहते हैं मोदी जी। तो आप समझ लेना कि अगर मोदी जी को वोट दिया, अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आपकी खाने पीने की चीजों के 4 गुना दाम हो जाएंगे, बिजली के 4 गुना दाम हो जाएंगे आज से। ये मोदी जी करने वाले हैं अगर वो इसमें आ गए तो। मैंने उनसे पूछा, फिर मुझे पता चला कि मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं। तो पता चला वो अंबानी के हेलीकॉप्टर के अंदर घूमते हैं, वो अंबानी के हवाई जहाज के अंदर घूमते हैं,
मोदी जी के पास कई सारे हवाई जहाज और कई सारे हेलीकॉप्टर हैं। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनसे पूछा, मोदी जी लोग आपसे जानना चाहते हैं, आप कहते हो मैं चाय बेचा करता था, तो ये चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? ये चाय बेचने वाले के पास इतने हवाई जहाज कहां से आ गए? हम आपसे जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, हेलीकॉप्टर किसके हैं, ये हवाई जहाज किसके हैं? उनका कोई जवाब नहीं आया। अभी जब मैं गुजरात गया तो पता चला कि उन्होंने अंबानी परिवार के दामाद को अपना पेट्रोलियम और गैस मिनिस्टर बना दिया है गुजरात के अंदर। तो अगर केंद्र सरकार में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सौरभ पटेल जो कि अंबानी परिवार का दामाद है, वो शायद आपका वीरप्पा मोइली की जगह ऑयल और गैस मिनिस्टर बन सकता है देश का। उसके बाद अंबानी परिवार को प्रधानमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे ठेके घर बैठ के ही अपने आप साइन कर लिया करेंगे। फिर मुझे पता चला मोदी जी की रैलियों में कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जो ये स्टेज है, बताते हैं लाल किला बनाया जाता है, कभी कुछ बनाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो फिर मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मोदी जी कितने पैसे खर्च होते हैं, कौन देता है ये पैसे? कोई जवाब नहीं आया उनका। लोग कहते हैं कि अंबानी जी देते हैं पैसे। अंबानी जी राहुल गांधी को भी पैसे देते हैं, अंबानी जी मोदी जी को भी पैसे देते हैं, अंबानी जी राहुल गांधी को भी हेलीकॉप्टर देते हैं, अंबानी जी मोदी जी को भी हेलीकॉप्टर देते हैं। दोनों को चुनाव मुकेश अंबानी लड़ाते हैं। दोनों में से कोई भी चुनाव जीत जाए, इस देश को चलाते मुकेश अंबानी है, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। ये गैस का स्कैम जो था, ये 54,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, 54,000 करोड़ का। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मैंने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, मुकेश अंबानी के नाम से बाय नेम मैंने एफआईआर दर्ज करवाई अपनी एंटी करप्शन ब्रांच में। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की। बताओ मैंने गलत किया क्या मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने? जैसे ही मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, तुरंत बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले मेरे पीछे पड़ गए। दोनों ने खड़े होकर कहा कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैंने सोचा मुकेश अंबानी ना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया देश का। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोनों पार्टियां मेरे पीछे पड़ गई दोस्तों। तो एक चीज तो धीरे धीरे समझ में आने लग गई है कि इस देश को चलाते मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की एक जेब में राहुल गांधी है और दूसरी जेब में नरेंद्र मोदी है। हम लोग इस देश की जनता पागल है जो एक बार बीजेपी को वोट देते हैं और एक बार दोस्तों कांग्रेस को वोट देते हैं। आज इस देश में एक ही पार्टी है जो इस देश को ईमानदार राजनीति दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। अभी 49 दिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर। आज भी अगर आप चले जाइए दिल्ली में, किसी से बात कर लीजिए। कल फंड रेजिंग में भी एक आदमी खड़ा हुआ, कहता है मैं अभी 6 दिन के लिए दिल्ली गया था, मैंने वहां पे वेटर से बात की, रिक्शा वाले से बात की, ऑटो रिक्शा वाले से बात की और मैंने कई लोगों से बात की। सब लोगों ने कहा जी जब केजरीवाल था तो दिल्ली के अंदर करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन अब दोबारा करप्शन चालू हो गया। जो काम ये लोग 65 साल में नहीं कर पाए, ये लोग करप्शन 65 साल में कम नहीं कर पाए, 49 दिन के अंदर हम लोगों ने वो करके दिखा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। अखबारों ने सर्वे करवाए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वे किए, तो पता चला 49 दिन की सरकार ने पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से सारे दलाल भाग गए थे, अस्पतालों के अंदर पहले दवाइयां नहीं मिला करती थी, अब दवाइयां मिलनी चालू हो गई थी, बिजली के दाम हम लोगों ने आधे किए, पानी के दाम हमने मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए हमने पानी मुफ्त किया। 49 दिन के अंदर हमने जितना काम करके दिखाया उतना काम मैं चैलेंज करता हूं, आजादी के बाद से आज तक किसी सरकार ने 50 दिन के अंदर उतना काम नहीं करके दिखाया। अंत में हमें इस्तीफा देना पड़ा। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं भाग गया भाग गया भाग गया, अरविंद भाग गया। अरे भाग कहां गया, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान थोड़ी भाग गया, मैं यहीं खड़ा हूं। कहते हैं भाग गया। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे। जब वो रेल मंत्री थे
एक रेल का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री भाग के नहीं गए थे। लाल बहादुर शास्त्री उसूलों की राजनीति कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री को कोई नहीं कहता लाल बहादुर शास्त्री गवर्नेंस नहीं जानते थे, भाग गए थे। हम भी यहाँ पे उसूलों की राजनीति करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे कुर्सी से चिपकने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे उसूलों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो जब इन लोगों ने लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया, हम लोकपाल बिल पास करना चाहते थे। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का बिल पास करना चाहते थे। जब इन लोगों ने हमें लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया, तो मुझे लगा कि अब मुझे एक दिन के लिए भी कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने दिल्ली की जनता को कहा कि देखिए 28 सीटों से तो इतना ही काम हो सकता है, अब 40 सीटें दो तो बाकी काम करके दिखाएंगे। हम भाग के नहीं गए हैं। 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होंगे और देखना चुनाव में 50 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, और उसके बाद ये बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे हम लोग। दोस्तों, आज बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां एक तरह से भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और महंगाई का सिंबल बन चुकी हैं। इन दोनों पार्टियों को हराना बहुत जरूरी है और इन दोनों पार्टियों को इन्हीं चुनावों में हराना बहुत जरूरी है। कैसे हराया जाएगा इनको? सबसे पहले जरूरी है इनके टॉप के नेताओं को सबको हराया जाए। इनके टॉप के नेताओं के खिलाफ अच्छे कैंडिडेट्स खड़े किए जाएं। तो मैंने कुमार विश्वास को कहा कि आप राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़िए। कुमार विश्वास अमेठी गए हैं और अमेठी के अंदर उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब ये कांग्रेस वालों को लगने लगा है कि अब हारने वाले हैं। तो रोज कुमार विश्वास के ऊपर कुछ ना कुछ गुंडे अटैक करते हैं, रोज गुंडे अटैक करते हैं। लेकिन कुमार विश्वास बहादुर आदमी है, वो छोड़ के आने वाला नहीं है, वो राहुल गांधी को हराने के बाद ही लौटेगा। उसी तरह से हमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी को भी हराना है। दोस्तों, केजरीवाल 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 दोस्तों, पार्टी के अंदर मीटिंग हुई और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं कि ये छोटी चुनौती नहीं है। हम यहां पे पद और पैसा लेने के लिए नहीं आए। हम यहां पे अपनी जान देश के लिए न्यौछावर करने के लिए आए हैं। मेरे मन में कभी भी, मेरे मन के किसी भी कोने में जरा सा भी कभी किसी पद के लिए या पैसे के लिए कभी थोड़ा सा भी मोह नहीं रहा। एक ही इच्छा है केवल कि जैसे भगत सिंह देश के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए, ऐसे ही अगर मुझे मौका मिले देश के लिए कुर्बान होने का तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। हम यहाँ पे हार या जीत के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे संघर्ष करने के लिए आए हैं। मुझे ये चुनौती स्वीकार है। लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। इस देश का बहुत आम आदमी हूं मैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास आदमी भी नहीं है। यह चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को, इस देश की जनता को यह चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं तो केवल चेहरा हूं, लेकिन मैं ये चुनौती आज स्वीकार नहीं कर रहा। मैं वाराणसी जाऊंगा। 23 तारीख को वाराणसी में रैली करेंगे। इस देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस देश के सारे लोग 23 तारीख को वाराणसी पहुंचे। अगर वाराणसी के लोग, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है लेकिन पार्टी का टिकट देना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। जिस दिन देश की जनता मुझे टिकट देगी, मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा।
मैं वाराणसी जाऊंगा, 23 तारीख को वाराणसी में रैली करेंगे और वाराणसी की जनता जो कहेगी वही मेरे सर माथे पर। वाराणसी की जनता अगर मुझे ये जिम्मेदारी देगी तो ये जिम्मेदारी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। दोस्तों अभी कल से सुन रहे हैं, कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि मोदी जी शायद 2 सीटों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। क्या सुना है गुजरात से एक सीट ले रहे हैं? भाई अगर ऐसा करेंगे तो मन में आएगा ये गुजरात के नेताएं देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। 2 सीटों से नहीं, फिर तो लगता है एक ही सीट से लड़ना चाहिए। 2 सीटों से लड़ेंगे तो देश में जनता के मन में तो ये उठता ही है, एक मन में शंका तो उठती है कि भाई सेफ सीट क्यों ढूंढने जा रहे हैं, हमें तो बहादुर प्रधानमंत्री चाहिए, हमें सेफ सीट ढूंढने वाला प्रधानमंत्री थोड़ी चाहिए। और अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जितने कैंडिडेट्स हैं आपके, एक बारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब कैंडिडेट्स अगर खड़े हो जाएं। दोस्तों ये एक से बढ़ के एक हीरा है कर्नाटका का, जिसको बड़ी मेहनत के साथ चुना गया है। ये ईमानदार लोग हैं, इनमें से कोई येडियुरप्पा नहीं है, इनमें से कोई श्री रामुलु नहीं है, इनमें से कोई डीके शिव कुमार नहीं है, इनमें से कोई रोशन बेग भी नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है इनको चुनाव लड़ाने की, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने छुट्टी ले लीजिए सब लोग। और कल मैं पूरा दिन रोड शो कर रहा था, पूरे कर्नाटका के अंदर बड़ा जबरदस्त माहौल है। मोदी की कोई वेव नहीं है, आम आदमी की वेव है, गुस्से की लहर है। सारे कर्नाटका की जनता बदलाव चाहती है। आप लोगों की जिम्मेदारी है इन सब लोगों को जिताना, क्योंकि ये चुनाव इन लोगों का नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का है। दोस्तों मेरा मन कहता है देश के अंदर एक भारी बदलाव हो रहा है और 5 साल के अंदर हमारा देश वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। Arvind Kejriwal telling the crowd in Bangalore that he's ready to accept the challenge of a fight against Narendra Modi. He will go toe-to-toe with him for the Varanasi seat. Aam Aadmi Party volunteers have been instructed to arrive in Varanasi on the 23rd of the month for a rally. Kejriwal says that at that rally he will ask the crowd once again whether he should be given the seat of Varanasi for the Aam Aadmi Party, and that's where he will take a final call. So Arvind Kejriwal reading out a long list of accusations against both the Congress and BJP, saying that both of them are 2 sides of the same coin, that both of them are corrupt and that they take their instructions from corporate India. He says that his is the only party that is clean and that does not support any form of crony capitalism, and that while Kumar Vishwas will be fighting against the Congress's assumed Prime Ministerial nominee Rahul Gandhi, he himself accepts the challenge to fight against Narendra Modi.